नमस्कार दोस्तों, आईसीए के ऐप पर आपका स्वागत है और मॉडर्न हिस्ट्री का हस्ताक्षर में आनंद मॉडर्न हिस्ट्री के अपने अगले टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर हुआ हूं। जहां तक मुझे याद है कि हमने अभी तक मॉडर्न हिस्ट्री में जो टॉपिक कवर किया है वो सबसे पहला चैप्टर कवर किया है, दैट इज ब्रिटिश कंक्वेस्ट ऑफ इंडिया, यानी अंग्रेजों की भारत विजय। 4 सेक्शन में हमने टॉपिक कवर किया था, जहां पर हमने ईस्ट में बंगाल को जिताया, वेस्ट में मराठों को जिताया, नॉर्थ में हमने सिख एम्पायर को पराजित करवाया और फिर उसके बाद साउथ में मैसूर स्टेट को समाप्त किया। अब ये 4 लड़ाइयां भारत के अलग अलग क्षेत्रों में अंग्रेजों द्वारा जीती गई, ये तो आपको मालूम है। बीच में अवध को भी जीता गया, ये भी आपको मालूम है। परंतु ये अवध जीता क्यों जा रहा है, ये सिख एम्पायर क्यों जीता जा रहा है, ये मैसूर को क्यों हराया जा रहा है, अंग्रेज ऐसा कर क्यों रहे हैं, इनका उद्देश्य क्या है करने का? और इनका उद्देश्य है क्या भारत पर राज करना? अब मैं कह रहा हूं, अगर भारत पर राज करना भी उद्देश्य है तो किस कारण से? व्यापार एवं वाणिज्य के कारण से। समझ गए? तो यहां पर जैसे ही आप क्या देखेंगे कि भारत के ऊपर ब्रिटेन का या ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन 1833 तक रहता है, 1813 तक रहता है। उसके बाद ब्रिटेन का रूल शुरू होता है। ठीक है, तो प्लासी से लेकर यानी 1757 से लेकर 1813 तक के बीच में भारत का एक बड़ा हिस्सा अंग्रेजों की कमांड में आ चुका था और इन्होंने वहां से वसूलना शुरू किया भू राजस्व। क्या वसूलना शुरू किया? भू राजस्व। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो यही है, अंग्रेजों की भू राजस्व व्यवस्था। आज का हमारे टॉपिक की शुरुआत में किससे करूंगा? वो है आपके अंग्रेजों की भू राजस्व व्यवस्था। ठीक है, अब देखिए ये टॉपिक ऐसा है कि मैं सीधा सीधा आपको अंग्रेजों की 3 प्रचलित भू राजस्व व्यवस्थाओं के बारे में जो है सीधा सीधा ब्रीफ करना शुरू कर सकता हूं। बट मैं उसके पहले चाहता हूं कि अगर आप इतिहास के नए छात्र हैं और आरओआर जैसी परीक्षा में अगर आप भू राजस्व जैसे टॉपिक को पढ़ रहे हैं तो उसके पहले भू राजस्व क्या होता है, उसकी बेसिक्स क्या है, भारत में भू राजस्व का इतिहास क्या रहा है, उसके बारे में थोड़ा सा जान लें, थोड़ा सा मुझे समझ दें बस। ठीक है, अब अगर हम भू राजस्व की बात करते हैं तो पहले तो देख लेते हैं, इसमें 2 शब्द हैं, भू प्लस राजस्व। ठीक है, इसमें भू का सीधा सीधा अर्थ है भूमि और राजस्व यानी उस पर जो उत्पादन हुआ उसमें राजा का भाग। ठीक है, यानी जमीन पर पैदा हुए या जमीन पर हुए उत्पादन में राजा का भाग, उत्पादन में राजा का भाग। भारत में अगर हम देखें कि भारत में राज्य द्वारा यानी राजा द्वारा कर लेने की जो व्यवस्था का सबसे पहला उल्लेख मिलता है तो उसको हम ऋग्वैदिक पीरियड में देखते हैं। ऋग्वैदिक पीरियड में, ऋग्वैदिक समय में जब ये आपको मालूम है कि ऋग्वैदिक समाज आपके खानाबदोशी समाज था, एक जगह से दूसरी जगह तक मूव करता था। लेकिन जब ये ऋग्वैदिक समाज एक जगह पर स्थिर हुआ और इन्होंने अपने कबीलों को एक राज्य के रूप में तब्दील करना शुरू किया तो उस राज्य की सुरक्षा का दायित्व तो ईश पर आ गया, यानी किस पर आ गया? राजा पर आ गया। और राजा ऐसे दायित्वों का निर्वहन करने के लिए कुछ लोगों को हायर करेगा और उन लोगों को उसके लिए क्या करेगा? वेतन या उनकी जो है सेवा लेने के बदले उन्हें कुछ ना कुछ तो प्रदान करेगा ना। और राजा खुद तो किसी फैक्ट्री में जाएगा नहीं काम करने, राजा का दायित्व सुरक्षा का। सुरक्षा किसकी कर रहा है? जनता का। तो जनता अपनी सुरक्षा के लिए कुछ तो उसको जो है कीमत अदा करनी पड़ेगी ना। तो राजा को जो सबसे पहले कीमत अदा की गई थी सुरक्षा के लिए और आपके क्या कह सकते हैं कि राज्य के स्थायित्व के लिए, तो वो जो है जो सबसे पहला टैक्स पे किया गया था उसको बोला गया था भाग। क्या बोला गया था? भाग। भाग कितना होता था? लगभग आपकी टोटल इनकम का 16वां हिस्सा या 16.5वां हिस्सा। और यही हमारे शास्त्रों में जो है कर की दर रखी गई। अगर पूछा जाए कि भारतीय शास्त्रों में कर की दर कितनी है तो लगभग 16.5% से 17% तक के बीच में रखी जाती है। अब जीएसटी के स्लैब्स को हम अलग कर लेते हैं, ये वो अलग समय है, आज का अलग समय है। ठीक है, बट उस समय अगर हम लैंड रेवेन्यू देख ले तो लगभग 1/6 आपको देखने को मिलता है। इसके बाद और ये भी देना मैंडेटरी नहीं था, यानी ये जो भाग है अगर आप सक्षम है तो दीजिए, नहीं सक्षम है तो मत दीजिए। लेकिन बाद में जैसे जैसे राजा का पद मजबूत होता गया यही भाग कन्वर्ट हो गया बलि में और अब ये क्या हो गया? देना मैंडेटरी हो गया कि भाई देना ही पड़ेगा, वरना राजा कैसे सुरक्षा करेगा आपकी। ठीक है, बलि के बाद यही फिर जो है आगे कर के रूप में जो है आपके क्या होता है? डबल स्टेब्लिश जाता है और यहां से जो है आपके भारत में भू राजस्व व्यवस्था का विकास होना शुरू हो जाता है। ऋग्वैदिक पीरियड के बाद जब आपके पहली अर्बनाइजेशन हम देखते हैं, यानी पहला यानी प्रथम नगरीकरण देखते हैं, यानी महाजनपद काल देखते हैं, तो महाजनपद काल में क्या होता है कि राजा का पद काफी ज्यादा स्ट्रांग होता चला जाता है और अलग अलग स्थानों पर अलग अलग उत्पादन के आधार पर भू राजस्व की दरें अलग अलग हो जाती हैं। इसी व्यवस्था को मौर्यंस लेकर जाते हैं, गुप्तंस लेकर जाते हैं। राजपूत काल में भी जब भारत का विखंडन होता है तो इसी प्रकार की भू राजस्व व्यवस्था दिखाई पड़ती है, जहां पर आपके 16.5% से 17% के आसपास जो है भू राजस्व वसूला जाता दिखाई पड़ता है। भू राजस्व व्यवस्था में एक बड़ा परिवर्तन तब आता है जब भारत पर इस्लामिक शासन की शुरुआत होती है और जब दिल्ली सल्तनत यानी सल्तनत काल में आप क्या देखोगे कि सल्तनत काल आपके इसके पहले के जो है प्राचीन भारत से थोड़ा अलग है। किन मायनों में अलग है? ये नए तरह के लोग हैं जिनका भारत में आना हुआ है। ठीक है, सल्तनत काल के लोग। दूसरी सबसे बड़ी खास बात यह है कि इस्लामी संस्कृति जो है वो हमारी सनातनी संस्कृति की बजाय, मतलब हमारी सनातनी संस्कृति कैसी, पहले उसको समझ लेते हैं। उसमें क्या है?
सिंप्लिसिटी है ना, सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग वाला एक समाज था हमारा। जबकि जो अरब समाज है, जो इस्लामी समाज है, वो शुरू से ही नगरीकरण या नगरीकृत स्थानों में रहने का अभ्यस्त था। तो भारत में इसलिए कहा भी जाता है कि भारत में द्वितीय नगरीकरण कब शुरू हुआ, जब सल्तनत काल आता है। तो सल्तनत काल में जब नगरीकरण शुरू होगा, तो नगरीकरण के लिए हमें क्या चाहिए था, पैसा चाहिए होता है। बाजार स्थापित होंगे, नगर स्थापित होंगे, बड़े बड़े ढांचे खड़े होंगे, तो उसके लिए क्या होगा, सुल्तान को धन की आवश्यकता होगी। तो यहाँ पर सुल्तान ने जो है बकायदा जो है आपके जनता पर अच्छी खासी मात्रा में कर आरोपित किए। और उसको भी हम अलग अलग सुल्तान के समय अलग अलग देखते हैं। जैसे इल्तुतमिश और आपके रजी सुल्तान, कह सकता हूँ कि इनके समय जो है करों की दरें अलग रहीं। इसके बाद बलबन आता है, बलबन के समय में करों की दरें अलग रहीं। और सल्तनत काल में जो सबसे ज्यादा कर वसूला गया वो था आपके खिलजी, है ना। तो उसमें जो आपके अलाउद्दीन खिलजी आया था, उसके समय में आप क्या देखोगे कि जो भू राजस्व था सल्तनत काल में, वो सर्वाधिक वसूला गया। लगभग 60% तक का जो है अलाउद्दीन खिलजी ने भू राजस्व वसूला। और उसको किस प्रकार से वसूला, ना केवल भू राजस्व के रूप में, घरी, चराई, है ना, मसाहत, ऐसे कई आधारों पर। मसाहत मतलब भूमि की नाप, घरी मतलब हाउस टैक्स, चराई मतलब जो आपके खलिहानों में मवेशी चल रहे हैं उन पर भी जो है अलाउद्दीन खिलजी टैक्स लेता है। ये कह सकते हैं कि ब्रिटिशर्स जो है अलाउद्दीन खिलजी से काफी ज्यादा इंस्पायर्ड थे। अगर आपके सर पे घास भी उगाएगी तो उस पर भी टैक्स ले लेंगे। ठीक, इस प्रकार का टैक्स सिस्टम था अलाउद्दीन खिलजी का और ब्रिटिशर्स का। अलाउद्दीन खिलजी के बाद जो है आपके तुगलक्स आते हैं इंडिया में। और तुगलक्स में से जो सबसे खास बात यह है कि गैसुद्दीन तुगलक से ही एक बात भारत में तय हो गई थी कि गैसुद्दीन तुगलक अलाउद्दीन खिलजी की तरह जनता की जेब में छुपा पैसा नहीं खींचेगा। वो जनता की जेब में पैसे डालेगा अधिक से अधिक, ताकि उसको अधिक से अधिक पैसा कर के रूप में मिल पाए। ठीक है, यानी गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक, इन तीनों का अगर हम देखें तो इन्होंने कर ज्यादा वसूलने के बजाय उत्पादन पर अधिक ध्यान दिया कि यदि उत्पादन अधिक होगा तो ऑटोमेटिकली इनके पास कर संग्रहण जो है वो अधिक आ जाएगा। ठीक है, और इस काम में फिरोज शाह तुगलक का नाम तो हम जानते हैं कि सबसे ऊपर आता है। ठीक, इसके बाद हम सैयदों की बात नहीं करते, हम लोदीज की बात नहीं करते हैं। इसके बाद जो है सबसे महत्वपूर्ण बात आ जाती है शेरशाह सूरी पर। शेरशाह सूरी का इतिहास अगर हम देखेंगे तो शेरशाह सूरी भारत के कुछ चुनिंदा सुल्तानों में था जिसने लैंड रेवेन्यू सिस्टम को जो है मोलिस्टिक सिस्टम नहीं बनने दिया, शोषण का एक व्यवस्था नहीं बनने दिया। शेरशाह सूरी पहला सुल्तान था जिसने भूमि को जो है 3 वर्गों में बांटा। जो श्रेष्ठ उत्तम किस्म की भूमि है उस पर टैक्स की दरें अलग थी, यानी जो बेहद फर्टाइल जमीन है, जो बेहद उर्वर जमीन है, उस पर टैक्स की दरें अलग थी। और जो दूसरी आपके मध्यम दर्जे की फर्टाइल है उस पर टैक्स की दरें अलग थी। और जो तृतीय दर्जे की, जो आपके यानी थर्ड क्लास की जो जमीन है, उस पर जो है टैक्स की दरें अलग थी। ठीक है, इसके बाद जब अकबर यानी मुगल्स का शासन शुरू होता है तो अकबर इसी में एक, अब जैसे उत्तम हो गई, मध्यम हो गई, पोलज हो गई, ठीक है, ये 3 कैटेगरी शेरशाह सूरी इंट्रोड्यूस करके गया था। इसी में एक चौथी कैटेगरी डालकर जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर हो जाता है। और वो चौथी कैटेगरी थी बंजर, यानी अलाउद्दीन खिलजी या दूसरे सुल्तानों की तरह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर ने उस जमीन पर कोई टैक्स नहीं लिया जिस पर कोई उत्पादन ना किया जा रहा हो। ये अकबर को दूसरे सुल्तानों से अलग स्थापित कर देता है। हालांकि अकबर के पास और भी बहुत कुछ ऐसा था जो उसे अलग साबित करता था। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है मुगलों तक हमने रेवेन्यू सिस्टम जो है थोड़ी थोड़ी सी बातचीत में देख लिया है। अब आज जो हमें सीखना है वो सीखना है ब्रिटिश भू राजस्व व्यवस्था। क्या सीखना है? ब्रिटिश भू राजस्व व्यवस्था। और जब बात हम ब्रिटिश भू राजस्व व्यवस्था की करेंगे तो चलिए जल्दी से मैप पे देख लेते हैं कि ब्रिटिश भू राजस्व व्यवस्था कितनी प्रकार की थी और भारत में कहां कहां पर थी। कितनी प्रकार की और भारत में कहां कहां पर कौन कौन सी थी। चलिए, ब्रिटिश भू राजस्व व्यवस्था। चलिए एक मैप बना लेते हैं पहले, ठीक है, और उस मैप के थ्रू क्या होगा कि सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। ध्यान से देखिए। चलिए, एक सिंबॉलिक भारत अगर हम देखें तो ब्रिटिशर्स द्वारा भारत में 3 प्रकार की भू राजस्व व्यवस्थाएं आई हैं। पहली थी परमानेंट सेटलमेंट या स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था। ठीक है, दूसरी निकल के आती है रैयतवाड़ी। रैयत शब्द का मतलब होता है जनता, प्रजा, तो रैयतवाड़ी व्यवस्था। ठीक है, और तीसरी निकल के आती है आपके महालवाड़ी व्यवस्था। क्या निकल के आती है? महालवाड़ी व्यवस्था। हम क्या करेंगे, पहले नक्शे पर देख लेंगे कि कौन सी व्यवस्था भारत के किस क्षेत्र में है, उसके कौन कौन प्रतिपादक थे, यानी किन्होंने शुरुआत की, और इसके बाद एक एक राजस्व व्यवस्था के अच्छे बुरे और क्या कहते हैं सारे के सारे एस्पेक्ट्स हम समझेंगे। ठीक है, स्थायी बंदोबस्त यानी परमानेंट सेटलमेंट, इसकी शुरुआत 1793 में होती है। कब होती है? 1793 में। ठीक है, और परमानेंट सेटलमेंट की अगर हम बात कर लें कि परमानेंट सेटलमेंट कौन लेकर आता है, तो परमानेंट सेटलमेंट लाने के पीछे 2 लोग थे। वो थे सर जॉन शोर और लॉर्ड कॉर्नवालिस। कौन था? सर जॉन शोर। लाया कौन था इसको? कॉर्नवालिस लाया है। किसकी मदद से? जॉन शोर की मदद से। कब? 1793 में।
अब कौन कौन से क्षेत्रों पे लागू है, तो सबसे पहले तो हम मैप बना के बता देंगे, इसके बाद हम एक एक क्षेत्र जब डिटेल बता रहे होंगे तो उसमें क्षेत्र भी मेंशन कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या देखेंगे कि जो आपके परमानेंट सेटलमेंट व्यवस्था है, कौन सी है, जो आपकी परमानेंट सेटलमेंट व्यवस्था है, उसको अगर आप देखोगे कि उसका भारत में विस्तार कहां से कहां तक था, तो आप उसको देखोगे जहां पर अंग्रेजों ने सबसे पहले शासन करना शुरू किया था। ये देखिए, बंगाल, बिहार, उड़ीसा का ये क्षेत्र, ठीक है, कहां का, बंगाल, बिहार, उड़ीसा का वो क्षेत्र जहां पर इन्होंने सबसे पहले राज करना शुरू किया। इसके अलावा उसमें बनारस का भी क्षेत्र था, गाजीपुर का भी क्षेत्र था, और कर्नाटक का कुर्ग क्षेत्र, ये, ठीक है। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि ये आपके जो लैंड रेवेन्यू सिस्टम दिखाई पड़ता है, ये देखिए, चलिए थोड़ा सा डार्क कर देता हूं ताकि आराम से क्लियर हो जाए चीजें। ये लीजिए, तो भारत का ये जो क्षेत्र आपको दिखाई पड़ रहा है, ये आपके परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम में था, ठीक है, ये एक क्षेत्र, ठीक है। और अगर इससे बातचीत की जाए कि ये आपका कितने प्रतिशत भारत का क्षेत्रफल लेती थी, तो ये आपके टोटल भारत का जो है 19% भाग पर, कितने, 19% भाग पर आपके जो है कौन सी स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था देखने को मिलती है। ये पूरा बॉर्डर कर देता हूं मैं इस तरह से जल्दी से, ये, ठीक है। इसके बाद आपको रैयत वाली व्यवस्था दिखाई पड़ रही है, कौन सी, रैयत वाली व्यवस्था, ध्यान से देखिए। रैयत वाली व्यवस्था को टोटली इंट्रोड्यूस किया जाता है भारत में 1820 में, कब, 1820 में। और इसके पीछे थे थॉमस मुनरो, कौन थे, थॉमस मुनरो, ठीक है। और थॉमस मुनरो ने जो आपके रैयत वाली व्यवस्था लागू की है, वो भारत के विशाल क्षेत्र पर आपको देखने मिलेगी, जिसमें आपके कर्नाटका, बंबई और आपके कुर्ग को छोड़कर पूरा कर्नाटका का क्षेत्र और आसाम भी आता है इसमें, ठीक है, क्लियर है कि नहीं। तो देख लेते हैं कि आपके ये जो व्यवस्था आपको दिखाई पड़ रही है वो कितने भारत के क्षेत्र में फैली थी, इसमें देखिए जरा, ये देखिए, भारत के सर्वाधिक क्षेत्रफल पे जो लैंड रेवेन्यू सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया है ब्रिटिशर्स द्वारा, वो आपके यही परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम था। और इसमें आपके मद्रास और बंगाल प्रेसिडेंसी आपको दिखाई पड़ेगी, और मद्रास और बंगाल प्रेसिडेंसी के अलावा इसमें आपको असम का क्षेत्र भी देखने को मिलेगा, जहां मैं ड्रॉ करूंगा जाके, ये देखिए, ठीक है। और अगर कभी आपसे पूछा जाए कि कितने ब्रिटेन का यानी ब्रिटिश भारत का कितने प्रतिशत हिस्सा जो है आपके इस लैंड रेवेन्यू सिस्टम में आता था, तो आप बताएंगे कि इसमें जो है 51% भूभाग आता था, कितना, 51% भूभाग इसमें आता था, किसमें, ये आ जाएगा आपके रैयत वाली लैंड रेवेन्यू सिस्टम में। अब इसके बाद एक तीसरा लैंड रेवेन्यू सिस्टम था जो कि इंट्रोड्यूस किया गया था, और तीसरा लैंड रेवेन्यू सिस्टम जो इंट्रोड्यूस किया जा रहा है वो मैं आपको बता दूं कि उसका नाम था आपके महालवाड़ी व्यवस्था। कौन सी व्यवस्था, महालवाड़ी व्यवस्था। और इसमें आपके दो नाम आपको दिखाई पड़ेंगे महालवाड़ी में, जो है आपके दो नाम कौन कौन से हैं, आपके इसमें हॉर्ट मैकेंजी हैं, कौन से हैं, हॉर्ट मैकेंजी, और इनको सहयोग मिलता है मार्टिन बर्ड का, किसका, मार्टिन बर्ड का। और ये लैंड रेवेन्यू सिस्टम जो है हिंदुस्तान में कब इंट्रोड्यूस हुई है, ये इंट्रोड्यूस हुई है 1822 में, कब आई है, 1822 में। और अगर इस एक क्षेत्र को हम देखेंगे कि ये जो आपके लैंड रेवेन्यू सिस्टम है ये कहां पर आई है, ये देखिए ध्यान से, मैं इस कलर से मार्क कर देता हूं ताकि थोड़ा डार्क रहे, ये देखिए। तो आपके पंजाब के क्षेत्र से लेकर ये जो गंगा घाटी और मध्य क्षेत्र, ये, ठीक है, ये देखिए, इतना पूरा विशाल क्षेत्र जो है आपके दिखाई पड़ेगा, वो किसमें दिखाई पड़ेगा, इतना पूरा विशाल क्षेत्र आपको दिखाई पड़ेगा महालवाड़ी लैंड रेवेन्यू सिस्टम है, किसमें, महालवाड़ी लैंड रेवेन्यू सिस्टम है, क्लियर है कि नहीं, ठीक है। और महालवाड़ी लैंड रेवेन्यू सिस्टम में जो शेष भारत, जो शेष ब्रिटिश भारत है, अब आपको एक बात ही समझनी होगी कि मैं पूरा भारत कवर क्यों नहीं कर रहा हूं भाई। देखिए ऐसा है कि पूरे के पूरे भारत में ब्रिटिश शासन नहीं था, बीच में 562 देसी रियासतें भी थी जिनका जो है पतन या निर्माण होता रहा है, बात समझ आ रही कि नहीं। तो ऐसे में आप क्या देखेंगे कि यहां पर जो है 33% क्षेत्रफल पे, कितने, 33% क्षेत्रफल पे जो है आपके महालवाड़ी लैंड रेवेन्यू सिस्टम चलता रहा है, ठीक है। तो अब यहां पर जो है जल्दी से इसको फिनिश करके हम इस पूरे नक्शे को कवर कर लेते हैं, फिर आपसे जो है आगे की बातचीत शुरू करते हैं कि भारत में ये जो डिफरेंट लैंड रेवेन्यू सिस्टम्स आए इनके पीछे इतिहास क्या था, ठीक है। देखिए कहानी की शुरुआत आपको मालूम है कि शुरुआत इसकी कब से होती है, 1757 से प्लासी की लड़ाई से होती है। प्लासी की लड़ाई के बाद जो है अंग्रेजों को आपको मालूम है कि 24 परगना की जब वो आपको जागीर दी जाती है ना, 24 परगना की जागीर जब दी जाती है किसके द्वारा, आपके मीर जफर द्वारा, वहीं से जो है इस लैंड रेवेन्यू सिस्टम की शुरुआत हुई थी, ठीक। अब 1765 में जब इलाहाबाद की संधि होती है, इसके बाद इनको बंगाल, बिहार, उड़ीसा के दीवानी अधिकार प्राप्त हो जाते हैं, और वहीं से ब्रिटिश भू राजस्व व्यवस्था की शुरुआत भारत में हो चुकी थी, ठीक है। अब अगर मुझसे पूछा जाए कि क्या सीधा सीधा शुरुआत तभी हो चुकी थी, क्या सीधा सीधा वहीं से जो है आपकी शुरुआत हो जाती है और कोई समस्या नहीं थी, तो मैं आपको बताऊंगा कि इसका भी पूरा अपने आप में एक इतिहास है।
1765 से लेकर 1772 तक क्या होता है, बंगाल में द्वैत शासन चलता है। आपको मालूम है जब इलाहाबाद की संधि मैंने पढ़ाई थी आपको, ब्रिटिश कंक्वेस्ट ऑफ बंगाल में, तो उसमें ये टॉपिक आपके आया था। तो 1765 से लेकर 1772 तक के बीच में क्या होता है कि आपके ब्रिटिश भू राजस्व व्यवस्था एक बहुत ही अनरेगुलर से पैटर्न पे चल रही थी, द्वैत शासन चल रहा था। और आपको मालूम है कि इस द्वैत शासन में ब्रिटिश भू राजस्व व्यवस्था किस तरह से चौपट हो चुकी थी। क्यों? क्योंकि इन्होंने किसानों को उत्पादन का अवसर नहीं दिया और उनके पास जितना भी शेष अधिशेष बाकी था वो भी उनसे छीन लिया। इस व्यवस्था से तंग आकर किसानों ने कृषि उत्पादन बंद कर दिया और इसकी वजह से क्या हुआ, अल्टीमेटली इसका नुकसान किसको हुआ, जाके उन ब्रिटिशर्स को, जो कि यहाँ पर लैंड रेवेन्यू वसूलने के लिए एकदम आतुर हो चुके थे। ठीक है, 1772 में जो है आपके जब वारन हेस्टिंग्स आता है, कब, 1772 में जब आपके वारन हेस्टिंग्स आएगा। चलिए इसका डेवलपमेंट देख लेते हैं, ये इस मैप पर आपके इतना ही है, अगली स्लाइड देख लेते हैं। अब यहाँ पर जब डेवलपमेंट देखेंगे तो सिंपल सी बात है, भू राजस्व का इतिहास क्या देखेंगे हम, भू राजस्व का इतिहास। और इस भू राजस्व के इतिहास में हम क्या देखेंगे कि शुरुआत कहां से होती है, 1765 से 1772 के बीच में। ठीक है, और 1765 से 1772 के बीच में आपको मालूम है कि ये द्वैत शासन का काल था। ये कौन सा काल था, ये द्वैत शासन का काल था। ठीक है, इसके बाद आप क्या देखोगे, 1772 से लेकर जो है आपके 1777, इसके बीच में वारन हेस्टिंग्स ने एक एक्सपेरिमेंट किया और भारत में लागू की गई पंचशाला व्यवस्था। कैसी पंचशाला व्यवस्था, यानी लैंड रेवेन्यू सिस्टम जो है वो 5 साल के लिए श्योर कर दिया गया और उसको वसूलने का प्रयास किया गया। पंचशाला व्यवस्था कहलाई थी, ठीक है कि नहीं। और पंचशाला व्यवस्था सिंपल सी बात है, जो आपके मुर्शिद कुली खान ने जो है इंट्रोड्यूस किया था, इजारेदारी यानी ठेके पर वसूलवाया गया था। कैसा, ये इजारेदारी से प्रेरित थी, जो बंगाल में मुर्शिद कुली खान लेकर आया था। ठीक है, क्लियर। लेकिन क्या देखा गया कि इससे भी ब्रिटिशर्स को कोई राहत नहीं मिली, ब्रिटिशर्स को कोई खास जो है आपके भू राजस्व में कोई उत्पादन अधिक नहीं दिखाई पड़ा। ठीक है, इसके बाद 1770 से 1790 के तक, कब से कब तक, 1770 से 1790 तक एक शाला व्यवस्था लाई गई, यानी हर साल सर्वे कराया जाएगा और हर साल जो है लैंड रेवेन्यू उत्पादन के हिसाब से डिसाइड किया जाएगा, एक शाला व्यवस्था। लेकिन इनमें से किसी भी लैंड रेवेन्यू सिस्टम ने आपके ईस्ट इंडिया कंपनी के बोर्ड ऑफ जो है बोर्ड्स को या कंपनी मेंबर्स को ये अश्योर नहीं किया कि वो भारत से अधिक, या ये कह सकता हूं कि सर्वाधिक राजस्व वसूल पा रहे हैं। ठीक है, और लगातार ब्रिटेन की संसद और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में एक विवाद गहराता जा रहा है कि जल्दी से जितना जल्दी हो सके ईस्ट इंडिया कंपनी को अपना टोटल उत्पादित जो रेवेन्यू है वो डिस्क्लोज करना चाहिए, सो दैट कि आपके ब्रिटिश संसद उनसे एक बेहतरीन मात्रा में जो है टैक्स वसूला जा सके। ब्रिटिश सरकार को भी ये जल्दी थी कि कंपनी जल्दी से जल्दी अपना रेवेन्यू एक्सपोज करे कि लगभग इतना रेवेन्यू हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, ताकि कंपनी से उतना अधिक से अधिक टैक्स ब्रिटेन सरकार द्वारा लिया जा सके। तो ये प्रेशर ईस्ट इंडिया कंपनी पर भी था और ब्रिटिश सरकार पर भी था। ठीक है, ऐसे में जो है आपके 1784 में, कब, 1784 में जब पिट्स इंडिया एक्ट आता है, 1784 में जब पिट्स इंडिया एक्ट आता है, विलियम पिट प्रधानमंत्री थे और वहीं से जो है इस एक्ट का जो है सृजन हुआ। तो पिट्स इंडिया एक्ट में क्या बोला गया कि ब्रिटेन जितना जल्दी हो सके ईस्ट इंडिया कंपनी को प्रेशराइज करे कि एक भू राजस्व व्यवस्था सृजित की जाए, एक परमानेंट जो है भू राजस्व व्यवस्था सृजित की जाए। ठीक है, तो ऐसे में फिर यहीं से जो है आपके बंगाल में चूंकि सबसे पहले रूलिंग शुरू हुई थी और वहीं से जो है आपके भारत में ब्रिटिशर्स के भू राजस्व व्यवस्था की शुरुआत होती है। ठीक, एक लैंड रेवेन्यू बोर्ड का गठन किया गया। किसका, एक भू राजस्व बोर्ड का गठन किया गया कि भारत में किस प्रकार की भू राजस्व व्यवस्था होनी चाहिए। और इसके दो महान योद्धा थे, एक थे जेम्स ग्रांट, कौन थे, जेम्स ग्रांट, और इसके दूसरे पुरोधा थे सर जॉन शोर। कौन थे, सर जॉन शोर। ठीक है, और इन दोनों पुरोधाओं को जो है कब मौका दिया गया है, 1786 में। याद रखिएगा, सवाल पूछा गया है कि एक लैंड रेवेन्यू सिस्टम यानी ब्रिटिश रेवेन्यू बोर्ड का जो है गठन कब किया गया, तो वो आपको दिखाई पड़ेगा कब, वो आपको दिखाई पड़ेगा कि भैया 1786 के आसपास गठित किया गया। ठीक है, क्लियर है कि नहीं। अब यहां पर जो है इन्होंने ही जब एक पूरा का पूरा अध्ययन किया, पूरा का पूरा सर्वेस किया और सर्वे करने के बाद इनको जो है बकायदा एक नई भू राजस्व व्यवस्था निकल के आती है या नई भू राजस्व व्यवस्था का निर्माण करते हैं, जो कि कहलाती है स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था। क्या कहलाती है, स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था। तो बस अब यहीं से हम शुरुआत कर सकते हैं स्थायी बंदोबस्त की। किसकी, स्थायी बंदोबस्त की। तो सबसे पहले हेडिंग डालते हैं अपनी सबसे पहली भू राजस्व व्यवस्था, स्थायी बंदोबस्त। ठीक है, और इसके बारे में सबसे पहले फैक्चुअल बातें जल्दी से लिखना शुरू कर देते हैं। सबसे पहले कब आती है, 1793 में ये परमानेंट हो जाती है।
ठीक है। इसके बाद इसको लेकर कौन आ रहा है? कॉर्नवालिस लेकर आ रहा है। कौन लेकर आ रहा है? कॉर्नवालिस लेकर आ रहा है। किसके सहयोग से? जॉन शोर के। किसके सहयोग से? जॉन शोर के। ठीक है। कितना भाग इसके कंट्रोल में था? तो इसमें आता था बंगाल, बिहार, उड़ीसा, यानी ये वो क्षेत्र था जो कि आपके पहले से ही ब्रिटिश भारत में था। इसके अलावा इसमें आपको दिखाई पड़ेगा बनारस, इसमें दिखाई पड़ेगा आपको गाजीपुर, और इसमें आपको दिखाई पड़ेगा कुर्ग। ठीक है। तो इतने विशाल क्षेत्र आपके जो है आपके कितने परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम में आते थे। ठीक है। टोटल लैंड सिस्टम ये भारत के ब्रिटिश भारत के कितने प्रतिशत भूभाग में फैला था? तो 19% भूभाग में फैला था। ठीक है कि नहीं? क्लियर है कि नहीं? और अगर हम देखेंगे कि टैक्स की दरें देखेंगे या ये देखेंगे कि समाप्त कब किया गया, ये समाप्त किया गया 1955 में। ठीक है। ये समाप्त कब किया गया? 1955 में। ठीक है। अब मैप पर आपके मैं पहले ही बता चुका हूं, इसलिए मैप पर बहुत ज्यादा डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। आप पिछले जो मैप्स हैं उस पर जो है ध्यान देते रहिएगा। ठीक है कि नहीं? अब स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था का जरा पूरा पहले हम एनालिसिस सुन लेते हैं। सर जॉन शोर और जेम्स ग्रांट के बीच में जब ये डिबेट आई कि स्थायी बंदोबस्त या भारत के ब्रिटिश भारत में लैंड रेवेन्यू सिस्टम या भूरय व्यवस्था रखी कैसी जाए, तो इस बात को लेकर सर जॉन शोर और जेम्स ग्रांट इन्हीं में बहुत सारे मतभेद थे। जेम्स ग्रांट जिस विचारधारा का था उसके हिसाब से अगर हम सुने तो जेम्स ग्रांट की विचारधारा जो थी वो ये थी कि कंपनी को पूरी की पूरी जमीन, है ना, कंपनी को जो है पूरी की पूरी जमीन जो है आपके वो अपने पास रखनी चाहिए। जबकि सर जॉन शोर जो था उसका ये कहना था कि कंपनी अपने पास अगर सारी जमीन रख लेगी तो उसके पास उस कंपनी का प्रबंधन, उस कंपनी का मैनेजमेंट, उस जमीन का मैनेजमेंट और भी बहुत सारी चुनौतियां देखने को मिलेंगी। ठीक है कि नहीं? तो यहां पर जेम्स ग्रांट और जॉन शोर के इन दोनों के विरोधाभासों के बीच आपके एक और विरोधाभास था जो कि कॉर्नवालिस लेकर चल रहा था। जेम्स ग्रांट और जॉन शोर दोनों इस बात पर सहमत थे कि व्यवस्था लंबी होनी चाहिए, लंबे समय के लिए होनी चाहिए। जेम्स ग्रांट और जॉन शोर बस आपस में कॉन्फ्लिक्ट कहां पर ला रहे थे कि जमीन का भूस्वामित्व जो है वो किसके पास होना चाहिए? कंपनी के पास होना चाहिए, कंपनी द्वारा अपॉइंटेड किसी आदमी के पास होना चाहिए। ठीक है कि नहीं? तो वहां से अब एक डेवलपमेंट या एक नया चेंज निकल के कैसे आता है? कॉर्नवालिस का दिमाग इन दोनों की व्यवस्थाओं पर तो था ही। वहां कॉर्नवालिस क्या कह रहा था कि इसको परमानेंट सेटलमेंट कर दिया, यानी हमेशा के लिए कर दिया जाए, जबकि जॉन शोर जो है वो ये कह रहा था कि इसको केवल 10 वर्ष के लिए रखा जाए। ठीक है कि नहीं? क्लियर? अभी स्थायी बंदोबस्त है क्या? स्थायी बंदोबस्त का सिंपल सा मतलब है कि एक किसी खास स्थान विशेष पर वहां का भू राजस्व स्थायी कर दिया जाए, परमानेंट कर दिया जाए और उसको लंबे समय तक वसूला जाए। 1790 में, ध्यान सुनिएगा, सबसे पहले ये व्यवस्था जो है 1790 में लागू की गई थी। कब लागू की थी सबसे पहले व्यवस्था? ये व्यवस्था सबसे पहले लागू की गई 1790 में। 1790 में इसकी शुरुआत हो चुकी थी। ठीक। बाद में जब रेवेन्यू बोर्ड से अनुमोदन हो जाता है तो मार्च 1793 में, मार्च 1793 में ये लीगल तौर पर जो है यानी कानूनी तौर पर लागू कर दी जाती है कि हाँ भाई अब यही लैंड रेवेन्यू सिस्टम भारत में या उस ब्रिटिश भारत में लागू किया जाएगा। ठीक है। अब इस लैंड रेवेन्यू सिस्टम के जो आपके नियम थे, ये कह सकता हूं कि इस लैंड रेवेन्यू सिस्टम में था क्या, पहले हम उसके मुद्दे समझ लेते हैं। ध्यान समझिएगा, इस लैंड रेवेन्यू सिस्टम की जो खास बात थी, सबसे पहली बात तो ये कि जो भू स्वामित्व है वो कंपनी ने अपने पास रखने के बजाय एक नए आर्थिक वर्ग का सृजन करते हुए दे दिया जमींदारों को। इसको भू स्वामित्व किसको दे दिया? जमींदारों को दे दिया। ठीक है। इसके बाद दूसरा इसका पॉइंट ये था कि जो जमीन थी वो ट्रांसफरेबल थी। जमीन जो थी वो ट्रांसफरेबल थी। ट्रांसफरेबल का मतलब आप समझ रहे क्या है? यानी अगर जमींदार मर जाता है तो उसके बाद वो सारी सारी जमीन उसके बेटे को जो है चली जाएगी। ठीक। तो ये इस व्यवस्था का दूसरा पहलू था। इसके अलावा आप क्या समझेंगे कि यहां पर सीधा सीधा जो है, हाँ, इसके अलावा जो है आप सीधा सीधा ये देखेंगे कि भैया जमींदार जमीन को गिरवी भी रख सकता था। जमींदार क्या कर सकता था? जमीन को आपके गिरवी भी रख सकता था। क्लियर है कि नहीं? तो ये भी चीज निकल के आ जाती है। और इसके अलावा यहां पर एक बाद में 1794 में इवनिंग लॉ लाया गया। क्या लाया गया? सूर्यास्त का नियम भी लाया गया। ये 1794 में लाया गया, उसके अगले साल। ये आपके परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम के पहचान है, लक्षण। सूर्यास्त का नियम क्या था? सूर्यास्त का नियम या इवनिंग्स लॉ करके सवाल पूछा गया है। इसका ये सिंपल सा मतलब था कि यदि जमींदारों ने एक तय तारीख के पहले पहले अगर टैक्स जो है कंपनी को लाकर नहीं अदा किया तो उनसे उनकी जमींदारी छीन ली जाएगी और फिर जो नई बोली लगाएगा उसको उस भूमि का नया जमींदार अपॉइंट कर दिया जाएगा। ठीक है। अक्सर जमीन, तो इसी को क्या बोला गया था? इवनिंग्स लॉ, जो कि कंसर्न था किससे? परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम से। टैक्स का कितना हिस्सा जमींदार रखता था? सिंपल सी बात है, टोटल जो है 11 भाग किए गए इनकम के। ठीक है। उस 11 भाग में से एक भाग जो है जमींदार रखता था और 10 भाग रखती थी ईआईसी।
इसको यदि हम देखें तो लगभग लगभग कुल राजस्व का 89% वसूले के टैक्स का 89% आता था ईआईसी के कब्जे में और 11% जो है भाग आता था जमींदार के कब्जे में। यानी एक ठीक ठाक जो है आपके एक रकम जो है आपको प्राप्त होती दिखाई पड़ रही। ठीक है, अब इसका जब हम लाभ नुकसान का एनालिसिस करेंगे तो इसको हम 3 लोगों के पर्सपेक्टिव में करेंगे। ठीक है, अब यहां पर 3 लोग कौन है भाई, क्योंकि एक तरफ आपके रियाया है यानी प्रजा है, दूसरी तरफ कंपनी है, तीसरी तरफ जमींदार है। जब इसका एनालिसिस हम करेंगे लाभ के तौर पर कि भू राजस्व व्यवस्था का लाभ किसको हुआ, तो लाभ यहां पर 3 लोगों को होगा। एक तो पहली बात तो कंपनी को क्या लाभ हुआ वो देखने वाली बात होगी। ठीक है, दूसरा यहां पर जमींदार को क्या लाभ हुआ वो देखने वाली बात होगी, और तीसरा यहां पर कृषकों को यानी किसानों को क्या लाभ हुआ वो देखने वाली बात है। और ऐसे एनालिसिस हम हानि का भी करेंगे। देखिए, अगर कंपनी के लाभ की बात करें तो आय सुनिश्चित हो गई जिससे उन्हें बजट बनाने में हेल्प मिली। ठीक है, कंपनी को लाभ क्या होता है कि इनकी कंपनी की जो आय है वो सुनिश्चित हो जाती है, कि कंपनी की आय सुनिश्चित हो गई, और जब कंपनी की आय सुनिश्चित हो जाएगी तो इससे क्या होगा, इनको बजट बनाने में जो है आपके लाभ मिलेगा। ठीक है, दूसरी चीज आप और ये देखेंगे कि कर बनाने के लिए, कर वसूलने के लिए जो प्रशासनिक ढांचा इनको बनाना था वो बनाने से इनको मुक्ति मिलती है कि नहीं, कि किसी भी प्रकार से इन्होंने किसी भी प्रशासनिक ढांचे का निर्माण करने की हेडेक से अपने आप को आजाद कर लिया कि भाई बहुत ज्यादा कलेक्टर्स, बहुत ज्यादा आमिल, बहुत ज्यादा जो है रजिस्टर तैयार करने हो, इस प्रकार के किसी प्रेशर से ये मुक्त है, इनको अपने रेवेन्यू से मतलब था। ठीक है, इसके अलावा यदि कभी कृषक प्रहार करेंगे, यदि कभी कृषक जो है विद्रोह करेंगे तो कृषक विद्रोह जो है कंपनी पर नहीं आएगा, कृषक विद्रोह किसके सामने आएगा, जमींदारों के सामने आएगा। कृषक विद्रोह किस पर आएगा, जमींदार पे आएगा। भाई सिंपल सी बात है, आपके गांव में अगर कोई जमींदारी सिस्टम या परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम के तहत कोई किसी किसान से कर ज्यादा वसूला जा रहा है तो उसको क्या मालूम कि ये जो जमींदार वसूल रहा है कंपनी वसूल रही है, उसके लिए जमींदार से उसका रोज मुकाबला होता है, जमींदार से रोज सामना होता है। तो ऐसे में क्या होगा कि वो समझेगा कि जो भी कर रहा है जमींदार कर रहा है कि नहीं, कंपनी क्या बोल रही है इससे घंटा फर्क नहीं पड़ता। तो जितना भी कृषक विद्रोह है सहना पड़ेगा, किसको सहना पड़ेगा, जमींदार को सहना पड़ेगा, वो किसी भी तरह से जो है किसान को सहना, कंपनी को सहना नहीं पड़ेगा। यानी पूरा का पूरा जो है आपके फायदा मुनाफा तो हो रहा है, लेकिन यहां पर क्या होगा कि जवाबदेही जिम्मेदारी कंपनी की कोई भी किसी प्रकार की नहीं बन रही है कि नहीं। अब यहां पर एक बात समझिए कि और भी बहुत सारी चीजें हैं जो निकल के आ जाती हैं। अब यहां पर हम देखेंगे कि भाई जमींदार को क्या लाभ हुए, है ना, जमींदार को क्या लाभ हुए। सिंपल सी पहली बात तो यह है कि पूरे गांव की जमीन का स्वामी हो गया, है कि नहीं, एक विशाल भूभाग का वो स्वामी हो गया। ठीक है, तो ये एक सबसे बड़ी खास बात उसके आ गई कि एक झटके में ओवरनाइट जिस भी गांव को बोली वो सफल हुआ, जिस भी गांव की बोली लगाई वो सफल हुआ, उस पूरी के पूरे विशाल जो है भूभाग का वो क्या हो गया, स्वामी हो गया एक झटके में। अब अगर आप देखेंगे कि भाई दूसरा क्या हुआ, तो सिंपल सी एक बात है कि जमींदारों को जब आर्थिक लाभ हुआ, जमींदारों को जब आर्थिक लाभ हुआ तो वो क्या है कि क्या वो गांव में रहेंगे, जी नहीं, वो चले जाएंगे शहरों में। कहां चले जाएंगे, शहरों में। और इस काम के लिए क्या करेंगे, अपने इस पूरे के पूरे विशाल भूभाग को छोटे छोटे भूभागों में जो है बांटते हुए कुछ छोटे छोटे लोकल जमींदारों को ये भूमिका दे देंगे। और इस प्रकार से क्या हुआ कि वहां पर उप जमींदारी व्यवस्था का भी जो है सृजन हो जाता है। कौन सी व्यवस्था आ जाती है, उप जमींदारी व्यवस्था आ जाती है। अब ये उप जमींदारी व्यवस्था आई है, ये इसने लोकल के जो है आपके ये कह सकता हूं कि जमींदारों का एक जो है सेकंड लाइन लीडरशिप बिल्ड किया। दूसरा, यही जमींदार जब शहर जाते हैं तो इन्हीं के बच्चे जो है बंगाल में पढ़ते हैं, बाहर विदेशों में पढ़ते हैं जाके, और वहां से जिस प्रकार की शिक्षा, जिस प्रकार के वैज्ञानिक उपकरणों को लेकर जो इनकी जो है जिज्ञासा बढ़ती है, ज्ञान बढ़ता है, उस एक चीज का प्रयोग हम क्या देखें हैं कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में पुनर्जागरण काल के दौरान देखने को मिलती है, जिसने महती भूमिका निभाई राष्ट्रीय चेतना के उदय में। ठीक, तो ये कह सकता हूं कि सब कुछ ऐसा नहीं हो रहा है जो किसानों के नुकसान में हो, कुछ ऐसा भी हो रहा है जो कि भारत के एक व्यापक हित को देखा जाए तो उसके पक्ष में। ठीक है, इसके बाद अगर हम देखेंगे कि इससे जमीन को क्या लाभ हुआ, इस लैंड रेवेन्यू सिस्टम से जमीन को क्या लाभ हुआ या कृषक को क्या लाभ हुआ, तो सिंपल सी बात है कि जमींदार ने अधिक उत्पादन के लिए प्रेरित किया। क्या किया, जमींदार ने अधिक उत्पादन के लिए प्रेरित किया, ये एक फायदा निकल के आ जाता है। ठीक है, और जब अधिक उत्पादन के लिए प्रेरित करेगा तो क्या होगा, उसका मुनाफा आपके किसान को भी होगा, जमीन को भी होगा। ठीक है कि नहीं। अब यहां पर आप क्या देखेंगे कि नुकसान क्या होता है कि नहीं, ये तो हो गए फायदे की बात है। अब अगर आपसे पूछा जाए कि इससे हानि किसको हुई या नुकसान जो है क्या सहना पड़ा, तो हानि को भी हम इसी 3 पर्सपेक्टिव में देखेंगे कि कंपनी को क्या हानि हुई, जमींदार को क्या हानि हुई। ठीक है, और किसान को क्या हानि हुई। ठीक, इन्हीं 3 पर्सपेक्टिव में हमें ये पूरी पूरी व्यवस्था एनालाइज करनी है। कंपनी को क्या हानि हुई परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम से, कंपनी को परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम से हानि ये होती है कि कंपनी का अपना एक रेवेन्यू तय था, उससे अधिक रेवेन्यू कंपनी को प्राप्त नहीं हो रहा था, उससे अधिक सारा का सारा रेवेन्यू जा रहा था जमींदारों की जेब में।
कभी अगर आपसे पूछ दिया जाए कि लैंड रेवेन्यू सिस्टम जो परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम आया था, जो रैयतवाड़ी सॉरी माफ करिएगा, जो आपके इस्तेमारी या स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था आई थी, इससे सबसे ज्यादा लाभ किसको हुआ? तो इससे सबसे ज्यादा लाभ होता है जमींदारों को। जमींदार जितना उत्पादित किया जाना था उससे कहीं अधिक जो है उत्पादन करवा रहा था। क्यों? क्योंकि उसको अपना मुनाफा जोड़ना है। कंपनी की आय स्थिर हो चुकी थी और कृषक अपनी ही जमीन पर क्या बनता चला जा रहा था? एक जो है किराएदार बनता चला जाता। क्यों? तो यहां पर क्यों है, इसके लिए हम समझना पड़ेगा कि भाई यहां पर क्या होगा कि वो बात समझने के लिए पहले हम जमींदारों की भूमिका देख लेते हैं, कंपनी की भूमिका देख लेते हैं, उसके बाद कृषकों की भूमिका देखेंगे। तो यहाँ पर आपको क्या दिखाई पड़ेगा? कंपनी की आय सीमित हो गई। क्या दिखाई पड़ेगा? कंपनी की जो आय है वो सीमित हो गई। जमींदार, इनको जो है कृषक विद्रोह का सामना करना पड़ा। ठीक है, और कृषकों को क्या लाभ हुआ? अपनी ही भूमि पर पहले किराएदार, बाद में भूमिहीन हो गया। बाद में क्या हो गया? ये अपनी ही जमीन पे भूमिहीन हो गया। तो ये आपके परमानेंट लैंड रेवेन्यू सिस्टम का पूरा का पूरा एनालिसिस आपके सामने निकल के आ जा रहा है। पिछली साइड है, जल्दी से देख लेते हैं क्या बताया मैंने इसमें। परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम 1793 में आता है। कौन लेकर आता है? कॉर्नवालिस और आपके जॉन शोर लेकर आते हैं। बंगाल, बिहार, उड़ीसा, बनारस, गाजीपुर के क्षेत्र में ये आपके लागू की जाती है। टोटल ब्रिटिश भारत का 19% है और समाप्त 1955 में की जाती है। ठीक है, अगर कभी आपसे पूछ लिया जाए कि इसके वास्तविक जनक कौन थे, इस लैंड रेवेन्यू सिस्टम के, परमानेंट लैंड रेवेन्यू सिस्टम के वास्तविक जनक कौन थे, तो वो थे एक अंग्रेज, फिलिप फ्रांसिस। कौन थे? फिलिप फ्रांसिस। इन्होंने बहुत पहले ही जो है आपके इस लैंड रेवेन्यू सिस्टम को इंग्लैंड में इंट्रोड्यूस कर दिया था। फिलिप फ्रांसिस। ठीक है, इस लैंड रेवेन्यू सिस्टम की खास बात क्या थी? इस लैंड रेवेन्यू सिस्टम की खास बात ये थी कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने सीधा किसानों से करना वसूल कर एक किसान और अपने मध्य एक बिचौलिया वर्ग का जो है क्या कहते हैं निर्माण किया, और वो बिचौलिया वर्ग जमींदार कहलाया। जमींदार को इन्होंने क्या किया? सीधे सीधे अपनी सारी जमीन, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी के कब्जे में जितनी जमीन थी पूरी पूरी सीधे तौर पर किसको सौंप दी? जमींदारों को सौंप दी। यानी किसान बैठे बैठाए अपनी ही जमीन पर अपनी ही जमीन का किराएदार हो गया। जमींदारों के पास सारे सारे भूस्वामित्व चले गए, और ये केवल ना उसके भूस्वामित्व में आता था, ये उसका भूस्वामित्व हस्तांतरण ही था, यानी किसान के बाद उसका बेटा भी इसी प्रकार के अधिकारों का प्रयोग करेगा। ठीक है, तो इतनी सारी बातें जो है आपके निकल के आ जाती। ईमिंग लॉ इसी का पार्ट था। टोटल लैंड रेवेन्यू देखा जाए तो उसका 89% जो है आपके किसको मिलता था? मिलता था आपके ईआईसी को, और 11% जाता था जमींदार को। ठीक है, इसके बाद इस व्यवस्था के लाभ क्या थे, हानि क्या थी, दोनों ही, और किसको किसको क्या लाभ थे, किसको किसको क्या हानि थी, ये बात आपको पूरा पूरा नोट्स के तौर पे आपको मिल जा रहा है। ठीक है, परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम के बाद जो भारत की अगली लैंड रेवेन्यू सिस्टम है जो कि बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण बन जाती है, और वो है आपके रैयतवाड़ी व्यवस्था। कौन सी है? रैयतवाड़ी व्यवस्था। आइए देख लेते हैं जल्दी से रैयतवाड़ी व्यवस्था के बारे में। रैयतवाड़ी व्यवस्था, रैयतवाड़ी व्यवस्था में जो रैयत शब्द का प्रयोग किया गया है, इसका मतलब होता है जनता या प्रजा। ठीक है, और रैयतवाड़ी व्यवस्था के बारे में जो बेसिक बातें हैं जल्दी से पहले वो देख लेते हैं कि रैयतवाड़ी व्यवस्था में बेसिक बातें क्या थी, और इसके बाद जो है आपके इसमें एडवांसमेंट क्या हुआ। ठीक है, ध्यान से देखिए। रैयतवाड़ी व्यवस्था का जो सबसे पहला टेस्टिंग किया जाता है वो 1792 में। कब? 1792 में कर्नल रीड द्वारा। कहां पर की जाती है इसकी सबसे पहले टेस्टिंग? की जाती है 12 महल में। कहां की जाती है? 12 महल में। ठीक है, 12 महल में ये आपकी व्यवस्था लागू की जाती है। बट क्या होता है कि 1794 एडी तक क्या होता है कि ब्रिटिश बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने इस व्यवस्था को अस्वीकार कर दिया कि भाई इसमें कोई खास मुनाफा नहीं है, सरकार को काम बहुत ज्यादा है। इसमें रैयतवाड़ी व्यवस्था में रैयत शब्द का प्रयोग इसलिए किया जा रहा है क्योंकि यहाँ पर सरकार यानी ईस्ट इंडिया कंपनी सीधा सीधा किसी भी बिचौलिया वर्ग का जो है सृजन ना करते हुए सीधा सीधा किसानों से टैक्स वसूलती है। यानी यहाँ पर केवल दो लोग हैं, बीच में कोई जमींदार वर्ग नहीं, परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम की तरफ। ठीक है, इसीलिए इसको रैयतवाड़ी व्यवस्था किया जा रहा है। अब 1792 में जब कर्नल रीड ने इसको 12 महल के आसपास जब टेस्टिंग किया तो लेकिन लेकिन क्या होता है, बात बनती नहीं है, और 1797 के आसपास क्या होता है कि ये व्यवस्था जो है आपके नकार दी जाती है ब्रिटिश बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, ब्रिटिश बोर्ड रेवेन्यू द्वारा। बाद में 1820 में कौन? 1820 में कलेक्टर आता है मद्रास का, और कलेक्टर के उस मद्रास का नाम है मद्रास के उस कलेक्टर का नाम है थॉमस मुनरो। क्या नाम है? थॉमस मुनरो। ठीक है, थॉमस मुनरो ने क्या किया, इसको सर्वप्रथम जो है शुरुआत की इसकी मद्रास में। कहा? मद्रास में। और 1820 में ही आपकी शुरुआत हो जाती है रैयतवाड़ी व्यवस्था की। 1820 में ही शुरुआत हो जाती है रैयतवाड़ी व्यवस्था की। ठीक है, इसके क्षेत्र देखे जाए तो इसके क्षेत्र में आपको दिखाई पड़ेगा बंबई, मद्रास, जो कि बड़े प्रसिद्ध क्षेत्र हुआ करते थे। और ना केवल ये व्यवस्था आपके बंबई और मद्रास में दिखाई पड़ेगी, बंबई और मद्रास के अलावा जो है अगर मुझे बताना पड़े आपको तो ये भारत में बंबई और मद्रास के अलावा जो है असम के क्षेत्र में दिखाई पड़ेगी। कहां? असम के क्षेत्र में दिखाई पड़ती है। और असम के अलावा जो है कर्नाटक का जो कुर्ग है, जो कि आपके परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम में आता था, तो उसको छोड़कर ये शेष पूरे के पूरे भारत में ये व्यवस्था आपको दिखाई पड़ती है। ठीक है, तो अब यहां पर हम क्या देखेंगे कि मद्रास, बंबई, कर्नाटक और असम इसके प्रभाव क्षेत्र में आते हैं।
कर्नाटक एवं असम इसके प्रभाव क्षेत्र में आते हैं। ठीक है, यानी टोटल भारत का, यानी ब्रिटिश भारत का कितने प्रतिशत भाग इसमें आ रहा था? 51% भाग जो है इसमें आ रहा था। ठीक है, तो ये बेसिक बातें हो गई। अब इस पूरे पूरे लैंड एवं सिस्टम को हम सुन लेते हैं कि भाई कहानी क्या थी इसमें। ठीक है, इस लैंड एवं सिस्टम को बाद में एल्फिंस्टन भी जो है अलग अलग क्षेत्रों में लॉन्च करता है। जैसे थॉमस मुनरो ने कहा आपके मद्रास में किया, तो एल्फिंस्टन इसको कहाँ लागू कर देगा? बंबई में लागू कर देगा। ठीक है, तो ये सारी बातें थी। अब आपको पता ये रखना है कि रैयतवाड़ी सिस्टम परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम से किस तरह से अलग था। देखिए, उसको तुलना करने पर आपको पता चलेगा। देखिए, रैयतवाड़ी व्यवस्था में क्या हुआ था कि भूस्वामित्व किसको सौंप दिया गया था? जमींदारों को। लेकिन आपके जो परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम था उसमें भूस्वामित्व किसको सौंप दिया गया था? वो सौंप दिया गया था आपके जमींदारों को। लेकिन रैयतवाड़ी में भूस्वामित्व सीधा सीधा किसके पास है? वो सीधा सीधा अधिकार है आपके किसान के पास। ठीक है, जमीन का नेचर ऐसा था कि ट्रांसफरेबल थी। समझ रहे हैं? जमीन का नेचर ऐसा था कि ट्रांसफरेबल थी, यानी जमींदार के बाद वो जमीन जमींदार की बेटी की हो जाएगी। यहां पर भी जमीन ट्रांसफरेबल है, लेकिन यहां पर किसी दूसरे वर्ग को नहीं जा रही। यहां पर जमीन का जो अधिकार किसान पर है, उसी के बाद किसान के बेटे पर जाएगी। तो ये ट्रांसफरेबल तो है, बट उस तरह की ट्रांसफरेबल नहीं जैसे कि आपके परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम में आपको दिखाई पड़ती है। ठीक है कि नहीं? इसके बाद आप क्या देखोगे कि इसमें आपके किसानों को ज्यादा अधिक मजबूती दी जाती है, किसानों को बहुत ज्यादा अधिकार प्राप्त किए जाते हैं परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम की तुलना में। ठीक है, सीधा सीधा किसानों से कर वसूला जा रहा है, सीधा सीधा किसान और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में संबंध स्थापित हो रहे हैं, और इससे ईस्ट इंडिया कंपनी का जो है अपना जनाधार भी मजबूत हो रहा है कि उसका जो है ज्यादा से ज्यादा कंपनी का ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच में क्या हो रहा है? इन्वॉल्वमेंट, एंगेजमेंट आपको देखने को मिल रही है। ठीक है, अब यहां पर इसके फायदे और नुकसान की बात की जाए तो वो जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं, फिर लिख लेते हैं कि कहानी क्या है, और यहीं से इसकी कहानी को खत्म कर देंगे। रैयतवाड़ी के जो नुकसान है, वो नुकसान क्या देखने को मिलते हैं? देखिए, कर की दरें लगभग 55% तक थी। ठीक है, 55 से 60% तक जो है आपके रैयतवाड़ी में कर व्यवस्था दिखाई पड़ती है। तो सबसे पहला नुकसान तो किसानों को ही होगा कि इतनी दर, इतनी ऊंची कर की दरें किसान दे नहीं पा रहा था, और जब किसान दे नहीं पाएगा तो किसी न किसी महाजन या सूदखोर के पास जाएगा, और ये महाजन या सूदखोर क्या करेंगे? किसानों की जमीन गिरवी रखेंगे। इसके बाद ब्याज का ऐसा चक्कर घुमाएंगे कि किसान अपनी पूरी उम्र और किसान की 2-3 पीढ़ियां तक उस ब्याज को अदा नहीं कर पाएंगे। भारतीय बॉलीवुड सिनेमा जगत में आपने एक फिल्म देखी होगी जिसका नाम है मदर इंडिया, है कि नहीं? सुनील दत्त जी थे, राजेंद्र जी थे, और नरगिस जी थी, और अपने ग्रेट राजकुमार जी थे। उस फिल्म के बैकड्रॉप में आप क्या देखते हैं कि राजकुमार या राजकुमार के पिता ने कभी कोई कृषि का कर्ज लिया था सुखी लाला से, जिसको राजकुमार और राजकुमार की मां जाने जमाने से भर रहे हैं। बट राजकुमार बूढ़ा हो चुका होता है, फिर भी वो कर्ज नहीं अदा होता है। ठीक है, इसके बाद आप क्या देखेंगे कि वही कर उसके बाद राजकुमार के पुत्र सुनील दत्त और राजेंद्र जी भर रहे हैं, लेकिन किसी भी प्रकार से जो है वो कर अभी तक यही कह सकता हूं कि वो आपके ब्याज और मूल कुछ अदा नहीं हुआ। बाद में इन्हीं में से जो है एक लड़का भगत सिंह निकल जाता है और वो विद्रोह कर देता है। ठीक है, तो वो जो व्यवस्था आपको रैयतवाड़ी व्यवस्था के बारे में समझनी है, तो वो आपको इस फिल्म में दिखाई गई, मदर इंडिया। देखिए, कल्ट क्लासिक फिल्म है, शानदार फिल्म है। तो रैयतवाड़ी का सबसे पहला नुकसान तो ये हो रहा था कि जो किसान है वो आपके सीधा सीधा क्या हो रहा था कि इस लैंड रेवेन्यू सिस्टम से वही नुकसान सह रहा था जो कि परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम वाला किसान सह रहा था। ठीक है, अब यहां से कंपनी को क्या नुकसान हुआ? कंपनी को नुकसान ये होगा कि भैया लैंड रेवेन्यू सिस्टम वसूलने के लिए इनको एक बहुत मेजर स्केल पर जो है मैन पावर की आवश्यकता पड़ेगी, और जब वो लार्जर स्केल पे मैन पावर को उतारेंगे तो उसकी सैलरी वगैरह, उसका जो मेंटेनेंस वगैरह है, वो बहुत ज्यादा जो है ब्रिटिश रेवेन्यू, ये कह सकता हूँ कि इस लैंड रेवेन्यू को जो है लागू करने में ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर जो है लायबल होता है जाके। तो ये आपके हो गई रैयतवाड़ी व्यवस्था। ठीक है, और ये हर 30 साल में जो है इसको रिव्यू करने की बात कही गई थी। समझ रहे हैं? रैयतवाड़ी व्यवस्था को जो है हर 30 साल में जो है आपको क्या बोला गया था कि इसको 30 साल को व्यवस्थित किया जाएगा। तो जल्दी से इसके जो है फायदे नुकसान जो भी थे वो लिख लेते हैं। ठीक है, इस व्यवस्था से लाभ, चूंकि 2 लोग हैं तो केवल 2 लोगों को देखेंगे। ईआईसी को क्या हुए और कृषक को क्या हुआ? ईआईसी को जो लाभ होता है वो ये कि कर की दर ऊंची रखी, और किसी भी प्रकार से टोटल रेवेन्यू का 1 भी प्रतिशत कमीशन किसी को नहीं देना पड़ा। ठीक है, क्लियर है कि नहीं? कृषक को क्या लाभ हुआ? भूमि का या भूमि से वंचित नहीं हुए, भूस्वामित्व कृषकों के पास ही रहा। ठीक है, इससे नुकसान क्या हुए? इससे हानि किसको हुई? तो हानि में भी हम क्या देखेंगे? 2 लोगों को देखेंगे। हानि में एक तरफ आपको दिखाई पड़ेगी ईआईसी। ईआईसी को हानि क्या हुई? इससे सिंपल सी बात है, कर्मचारियों का बोझ बढ़ा। ठीक है, और कृषकों को क्या हानि होती है? ऊंची कर दरों के कारण महाजन के रूप में एक नया जमींदार वर्ग उदय हुआ। महाजन से कर्ज लिया गया, जिसने
एक नए जमींदार वर्ग का सृजन किया। ठीक है, तो ये आपके पूरा का पूरा एनालिसिस हो जाता है किसका, रैयतवाड़ी लैंड रेवेन्यू सिस्टम का। ठीक है, भारत के कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पे थी, 51% क्षेत्रफल पे थी। ठीक, तो ये वो बातचीत हुई आपके किसकी, रैयतवाड़ी लैंड रेवेन्यू सिस्टम की। ठीक है, और आपको ये समझना चाहिए कि इस लैंड रेवेन्यू सिस्टम का हमें सोशल इंपैक्ट भी देखने को मिलेगा। समझ रहे कि नहीं, वो सोशल इंपैक्ट कैसे देखने को मिलता है, 1875 में इस लैंड रेवेन्यू सिस्टम से तंग आकर, है ना, 1875 में जो है आपके इस लैंड रेवेन्यू सिस्टम से तंग आकर दक्कन में कई बार विद्रोह होता है। दक्कन में यानी आपके दक्षिण भारत में किसान कई बार विद्रोह करते हैं, और बाद में इन्हीं को रिलीफ देने के लिए 1879 में क्या किया जाता है, बाद में इन्हीं को रिलीफ देने के लिए लाया जाता है दक्कन राहत अधिनियम, डेक्कन रिलीफ एक्ट। ठीक है, तो ये आपके पूरे के पूरे एक पेज में हो गई व्यवस्था इसकी, रैयतवाड़ी की। इसके बाद जब हम आगे बढ़ेंगे तो हमें अपनी तीसरी और अंतिम लैंड रेवेन्यू सिस्टम के बारे में जानकारी मिलेगी, और हमारा तीसरी और अंतिम लैंड रेवेन्यू सिस्टम है वो है आपके क्या, देखिए, महालवाड़ी लैंड रेवेन्यू सिस्टम। कौन सी है, महालवाड़ी व्यवस्था। ध्यान से देखिए, इसके बारे में जो फैक्चुअल बातें देख लेते हैं। ये कब आती है, 1822 में आती है। किसके द्वारा लाई जाती है, हॉल्ट मैकेंजी के द्वारा लाई जाती है। इसके अलावा इसमें सहयोग किसका था, मार्टिन बर्ड का भी सहयोग था। ठीक है, भारत के कितने क्षेत्रफल भी देखिए, इसमें आ जाता है आपके बंगाल, इसमें आ जाएगा मध्य प्रांत, इसमें आ जाएगा आपके कौन सा उत्तर गंगा घाटी का क्षेत्र भी इसी में आ जाता है। कौन सा आता है, गंगा घाटी का क्षेत्र भी जो है आपको किसमें, इसी महालवाड़ी लैंड रेवेन्यू सिस्टम में दिखाई पड़ेगा। अब महालवाड़ी लैंड रेवेन्यू सिस्टम में जो सबसे पहले समझने वाली बात है वो है शब्द महाल। क्या है, महाल शब्द। ठीक है, महाल शब्द का सिंपल सा मतलब होता है कि एक विशाल गांव या कई विशाल गांव का समूह। ठीक है, क्लियर है कि नहीं, कई विशाल गांव का समूह, तो उसी को जो है हम क्या कह देते हैं, महालवाड़ी सिस्टम कह देते हैं। ठीक है, भारत के लगभग लगभग कितने प्रतिशत क्षेत्रफल को दिखाई पड़ती है, इसमें आपके जैसे है आगरा वगैरह का क्षेत्र भी इसमें दिखाई पड़ता है। आगरा और दिल्ली जो क्षेत्र है वो भी इसमें शामिल थे। देखा जाए तो भारत का लगभग 30%, ब्रिटिश भारत का लगभग 30% भूभाग आपके इसी महालवाड़ी लैंड रेवेन्यू सिस्टम में आता है। ठीक है, गांव में आपने एक शब्द सुना होगा लंबरदार। क्या था, लंबरदार। अब ऐसा था कि जैसे किसी एक जमीन का या कोई जमीन का, जैसे गांव है, गांव की जमीन में क्या किया गया, देखिए सबसे पहले बात तो समझ लीजिए कि ये पहली लैंड रेवेन्यू सिस्टम थी जिसमें मानचित्रों का प्रयोग किया गया था। ध्यान से लिखिए मैं क्या बोल रहा हूँ, ये पहली लैंड रेवेन्यू सिस्टम थी जिसमें बाकायदा जो है मानचित्र का प्रयोग किया गया। ठीक है, इसका मानचित्र का। अब यहां पर जो महालवाड़ी लैंड रेवेन्यू सिस्टम आपको दिखाई पड़ रहा है, इसमें आप क्या देखेंगे कि कुछ लक्षण रैयतवाड़ी लैंड रेवेन्यू सिस्टम के थे और कुछ लक्षण आपके स्थायी बंदोबस्त लैंड रेवेन्यू सिस्टम के थे। वो आपको कैसे पता चलेगा, मैं आपको बताता हूं। देखिए सिंपल सी बात है, यहां पर व्यवस्था के जो नियम थे वो कुछ ऐसे थे कि जो भूस्वामित्व है वो किसानों के पास ही रखा दिया गया। जो भूस्वामित्व है वो किसके पास रहा, किसान के पास, और भूस्वामित्व किसान के पास रहा, ये लक्षण किसका था, ये रैयतवाड़ी का था। लेकिन कर वसूलने का, किसका, कर वसूलने का अधिकार या जमीन से बेदखल करने का अधिकार, ये किसको दे दिया गया, ये आपको दे दिया गया महाल के मुखिया का, यानी उस व्यक्ति को जिसकी ये जिम्मेदारी है कि वो सारा सारा टैक्स वसूल के किसको दे दे, ईआईसी को। और कर वसूलने का अधिकार ईआईसी खुद ना कर किसी और को दे रही है, और उस व्यक्ति को इतना मजबूत बना रही है कि वो उस व्यक्ति से जिससे कर वसूला जा रहा है, अगर समय पर कर नहीं मिलता है तो क्या कर सकता है, उसको आपके बेदखल तक कर सकता है। तो ये जो आपके बात समझिए, ये जो लक्षण आपको दिखाई दे रहा है, ये किस लैंड रेवेन्यू सिस्टम का, ये लक्षण है आपके स्थायी बंदोबस्त का। तो मैंने आपसे बोला था ना कि भैया इसमें क्या होता है कि आपके लैंड रेवेन्यू सिस्टम में स्थायी बंदोबस्त और क्या रैयतवाड़ी, दोनों के लक्षण आपने इसमें दिखाई पड़ेंगे। ठीक है कि नहीं। अब इसमें आप क्या देखेंगे कि भैया जो लंबरदारी सिस्टम है उसको मैं बताता हूँ कि लंबरदारी सिस्टम क्या होता है। कि जैसे बाईस मान लेते हैं कि एक पूरा पूरा ब्लॉक है, उस ब्लॉक में कई महाल आ जाते हैं। ऐसे मान लेते हैं गांव 100 है, बट उनको हम 20 महालों में या 10 महालों में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये तो आ गया कि भाई इक्वल इक्वल सबके पास जो है 10-10 क्या कहते हैं आपके गाँव हैं। तो बोल देंगे भाई कि तुम 10 नंबरी जो है मुखिया हो, तुम 20 नंबरी मुखिया हो। तो ये जो नंबर, जितने नंबर ऑफ गांव आपके पास होंगे, जितने नंबर ऑफ महाल आपके पास होंगे, वही आपको उन नंबरों का जमींदार घोषित करते थे या उन जो है नंबरों का मुखिया घोषित करते थे। और वहीं से आपके उत्तर भारत के क्षेत्रों में एक शब्द बड़ा प्रचलित रहता है जो कि नंबरदार से कन्वर्ट हो जाता है लंबरदार में।
और भारत के सामाजिक ताने बाने को देखें तो उनमें से ये भूमिका जो है मैक्सिमम जो है आपके क्षत्रिय समाज द्वारा निभाई जाती थी। इसीलिए क्षत्रिय समाज का दूसरा एक जो है प्रबोधन, हम ये कह सकते हैं कि उनको किस नाम से बुलाते हैं, तो लंबरदार शब्द से उनका प्रयोग करते हैं आपके यूपी बिहार के क्षेत्रों में या मध्य प्रदेश के क्षेत्रों में, जहां जहां ये व्यवस्था आपके लागू दिखाई पड़ती है। ठीक है कि नहीं? अब यहां पर मैंने आपको बताया था कि ये पहली व्यवस्था थी जिसमें मानचित्र और पंजीकरण का प्रयोग किया गया। किसका? मानचित्र और पंजिकाओं का प्रयोग किया गया। ठीक है, क्लियर है कि नहीं? इस लैंड रेवेन्यू सिस्टम में एक बात अच्छी थी कि आप जो है किसी भी प्रकार से ये तय नहीं है कि कहां पर कितना टैक्स रखेंगे। जहां पर जैसा उत्पादन है, जहां पर जैसी उत्पादन की परिस्थितियां, उसी प्रकार से टैक्स डिसाइड किया गया। जैसे मैं आपको बताऊं, 1855 में लॉर्ड डलहौजी ने सहारनपुर में जब रैयतवाड़ी ये महालवाड़ी व्यवस्था लागू की, तो टैक्स की दरें 80% तक रखी थी। यानी अगर आप 10 उगाओगे तो 2 रखोगे, 8 आपको ईस्ट इंडिया कंपनी के खाते में डालनी पड़ेगी। बात समझ आ रही है कि कितना मास लेवल का जो है टैक्स कलेक्शन है जो कि इनके द्वारा किया जा रहा है। तो ये एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण बात निकल के आती है। इसके अलावा आप क्या देखोगे इसमें कि जब ओवरऑल इसको देखा जाता है तो ओवरऑल इसमें टैक्स की दर जो है वो 66% के आसपास निकल के आती है कि भाई 66% तक टैक्स वसूला गया। अब आपको मालूम है कि 66% टैक्स अगर वसूला जाएगा तो इनमें से कईयों किसान के पास ये क्षमता थी, और जिन किसानों के पास ये क्षमता नहीं निकल के आती है उन किसानों को फिर क्या करना पड़ा? फाइनली महाल मुखिया द्वारा अपनी जमीन से वंचित किया गया। यानी जमीन से वंचित होना आपके तीनों ही लैंड रेवेन्यू सिस्टम में एक कॉमन बात निकल के आ रही है। अगर आपसे कभी पूछा जाए कि इन तीनों में से कौन सी व्यवस्था अच्छी थी, तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि ये कभी नहीं कहना है कि भाई इन तीनों में से ये अच्छी थी। तीनों ही भू राजस्व व्यवस्थाओं में आप क्या देख रहे हैं? अंतिम मुनाफा या तो जमींदार को हो रहा है या ईस्ट इंडिया कंपनी को हो रहा है। किसी भी भू राजस्व व्यवस्था से किसानों को किसी भी तरह से राहत नहीं मिल रही। जहां उनके बीच में कोई बिचौलिया नहीं है, वहां कर की दरें इतनी ऊंची हैं कि वो अदा करने में सक्षम नहीं है और एक किसी नए प्रकार के साहूकार से कर्ज ले रहे हैं। और जहां कहीं पर कोई बिचौलिया है, जैसे देखा जाए महालवाड़ी या स्थायी बंदोबस्त में, तो वहां पर वो बिचौलिया क्या करेगा? इनसे इनकी जमीन छीनता हुआ एक नए प्रकार के जमींदार वर्ग का जो है शिकार करता जाएगा। ठीक है कि नहीं? तो आपके इन 3 लैंड रेवेन्यू सिस्टम्स की अगर हम बात करें तो आपको ये जो तीनों लैंड रेवेन्यू सिस्टम दिखाई पड़ते हैं, ये भारत के अलग-अलग क्षेत्रों में लागू दिखाई पड़ते हैं। इनके अलग-अलग अपने नुकसान थे। किसी के नुकसान कम तो किसी के नुकसान ज्यादा थे। पर ये बोलूं कि किसी किसान को इस किसी भी प्रकार की भू राजस्व व्यवस्था से कोई लाभ था, तो बिल्कुल नहीं था। अब इन पर सवाल कैसे बनते हैं? इन पर सवाल जो बनेंगे, ध्यान रखिएगा, इन पर जो सवाल बनेंगे वो ये कि किस प्रकार की भू राजस्व व्यवस्था किन किन क्षेत्रों में थी, कब लागू हुई, और कौन कौन इन भू राजस्व व्यवस्थाओं के लागू करने या इनके निर्माण करने के पीछे था। भू राजस्व पर इससे ज्यादा प्रश्न नहीं पूछे जाते। मेरी क्लास को अटेंड कीजिए, मेरी क्लास जो है पूरी पूरी जो है देखिए, और इसके बाद आपको कहीं पर भी यदि कोई भी सवाल फंसता दिखाई पड़े तो मैं चाहूंगा कि आप सवाल लगाइए, और अगर कोई क्वेश्चन सवाल फंसता दिखाई पड़े इस क्लास के बाद भी तो मुझसे कहिएगा। अगले वीडियो में हम मिलेंगे मॉडर्न हिस्ट्री के अपने ही ऐसे ही किसी अगले इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।